बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। अभी हम चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा है। पेज 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो हम एक नज़र देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें सिस्टम जो है वो रेस्ट पे होता है, प्रोसेस स्टॉप कर जाता है, रिएक्शन को फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़ीरो होते हैं, तो इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो वो रिवर्सिबल है, इसमें रिएक्शन जो है वो जारी होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं। ये क्लोज सिस्टम में मेंटेन होता है हमेशा, और जो स्टैटिक है वो तो क्लोज या ओपन दोनों सिस्टम में हो सकता है। फिर केमिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक मोशन को कहते हैं, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मोशन में होते हैं। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम फर्दर जो है वो फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम ये होता है कि सेम स्पीशीज़ के दौरान, यानी उसमें कंपोजिशन सेम रहती है चेंज के दौरान। जैसे वेपर प्रेशर है तो वाटर जो है उसका फार्मूला H2O है, और जब वाटर के वेपर्स बनते हैं तो उनका फार्मूला भी H2O है। और सॉल्युबिलिटी है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, तो सॉल्युबिलिटी मोस्टली फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम डिफरेंट स्पीशीज़ के दौरान होता है जिसमें कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अब वो फिर आगे फर्दर दो तरह का, होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस जो होता है उसमें वन फेज़ होता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब या तो गैस फेज़ में है या सब लिक्विड और सॉलिड में, सिंगल फेज़ होता है। तो जैसे PCl5 जो है PCl3 और Cl2 में जब डिकम्पोज करता है तो ये सेम फेज़ है सबकी। हेट्रोजीनियस में, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये मोर देन वन फेज़ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड बन रहा है, तो इसमें मोर देन वन फेजेस मौजूद हैं। इससे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। जब इक्विलिब्रियम कहीं डेवलप होता है तो इक्विलिब्रियम जो है किसी रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम हो तो उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन, प्रेशर, कलर, डेंसिटी ये चेंज नहीं होते और उसकी फ्री एनर्जी ज़ीरो होती है, यानी वो भी ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन ये है, इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, तो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है वो किसी भी कंसंट्रेशन पे अचीव हो सकता है, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट ज़्यादा है या कम है। वो रिएक्टेंट वाली साइड से भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, प्रोडक्ट वाली साइड से भी अचीव हो सकता है। यानी हम प्रोडक्ट रख देंगे तो वो कुछ रिएक्टेंट में आ जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट बच जाएंगे, कुछ रिएक्टेंट बन जाएंगे। रिएक्टेंट लेंगे कंटेनर में तो रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में जाएंगे और कुछ रिएक्टेंट बाकी बच जाएंगे। तो इसे किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लोज वेसल में इक्विलिब्रियम होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसी में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं हमेशा, फ्री एनर्जी ज़ीरो होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है ये जो चेंजेस आ रही होती हैं। सेकंड जो इसमें पेज 1 का सेकंड पार्ट है उसमें मुख्तलिफ ग्राफ दिखाए गए हैं, और अगर इस तरह के वो ग्राफ हमें दें और पूछें कि इसमें से इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन क्या पता चल रही है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं, और उनमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है। इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, यानी ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो गए, चेंज नहीं होते विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम कंडीशन चेंज नहीं करें तो। अब एक ग्राफ जो है ना, इसमें अगर इक्विलिब्रियम है यानी तो इसमें यह है कि प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट से। बी ग्राफ में इक्विलिब्रियम भी आ गया,
लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गई, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल अब चेंज नहीं हो रहे, कंसनट्रेशन चेंज नहीं हो रही, और जो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल भी हो गए हैं। चार्ली में इक्विलिब्रियम आया, और इक्विलिब्रियम यानी रिएक्टेंट की लाइन और प्रोडक्ट की लाइन दोनों जो हैं वो जब पैरेलल हो गई हैं टाइम एक्सिस के, यानी अब रिएक्टेंट भी फर्दर चेंज नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी फर्दर चेंज नहीं हो रहे। जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही है वो रिएक्टेंट के लिए हर ग्राफ में, जो नीचे से ऊपर जा रही है वो प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट शुरू में ज़्यादा होते हैं और ऐसा ऐसा कम होते हैं। तो इसमें फिर जो प्रोडक्ट हैं इक्विलिब्रियम आने के बाद वो ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट कम है, और आमतौर पे दैट ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन। लास्ट जो है वो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट की लाइन है वो तो टाइम एक्सिस को टच कर गई, यानी रिएक्टेंट ज़ीरो हो गए। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट ज़ीरो नहीं होते, कुछ रिएक्टेंट ज़रूर बाकी बच जाते हैं। और फिर इक्विलिब्रियम में देखें लॉ ऑफ मैस सेक्शन अप्लाई करते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें, केसी की सूरत में लिखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट की नीचे लिखते हैं, और जो इक्वेशन में किसी का कोफिशिएंट होता है बैलेंस्ड इक्वेशन में वो उसका एक्सपोनेंट बन जाता है। और अगर गैसियस रिएक्शन है तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, और उसमें बजाय रिएक्टेंट के मोल लेने के हम ये करते हैं, रिएक्टेंट के मोल लेने की बजाय हम ये करते हैं उसमें के उनके पार्शियल प्रेशर नोट कर लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पार्शियल प्रेशर चूँकि नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर जो है वो लिख लेते हैं, न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में डिनोमिनेटर। तो इसको हम केपी बोलते हैं, और ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पेज 2, इस पे हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये पढ़ने लगे हैं। इसमें ऐसे है कि मतलब एक रिएक्शन है गैसियस रिएक्शन है, यानी जिसमें रिएक्टेंट भी गैसेज हैं, प्रोडक्ट भी गैसेज हैं, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेज हैं तो हम तब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो केसी की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और अगर हम केपी और केसी दोनों सूरत में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं तो वो आपस में रिलेटेड कैसे होंगे, केपी की शक्ल में केपी की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर केसी की फॉर्म में लिखेंगे तो कब उसकी वैल्यू, कब केपी ज़्यादा होगा या केसी ज़्यादा होगा, तो ये हम पढ़ने लगे। तो इसमें 3 ऑप्शन है। इक्वेशन जो इसको रिलेट करती है वो ये है कि केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल हैं तो डेल्टा एन 0 हो जाता है और केपी केसी के इक्वल हो जाता है। अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, नंबर टोटल मोल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के टोटल मोल से, इसे कहते हैं कि डेल्टा एन ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि डेल्टा एन पॉजिटिव है, तो तब के पी के सी से ज़्यादा होगा, यानी एन पी ज़्यादा है तो के पी भी ज़्यादा है। इस तरह से एन पी कम है तो के पी भी कम होगा। ये 3 ऑप्शन है। फिर हमें यूनिट्स जो हैं के पी और के सी के मालूम होने चाहिए, कैसे करते हैं। तो अगर तो के सी की सूरत में यूनिट मालूम करने हैं तो शॉर्टकट ये है कि कंसनट्रेशन रेज टू पावर डेल्टा एन, कोई भी इक्वेशन हो आप कंसनट्रेशन लिखें, कंसनट्रेशन मीन है मोल पर डी एम क्यूब लिखें, और ऊपर डेल्टा एन यानी प्रोडक्ट के टोटल मोल माइनस रिएक्टेंट के टोटल मोल का डिफरेंस ऊपर लिख दें। इसे सॉल्व कर लें तो ये उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट होंगे। इस तरह से अगर केपी की शक्ल में आपने करना है तो प्रेशर लिखें और प्रेशर रेज टू पावर डेल्टा एन। प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिख रहे हैं तो एटमॉस्फेयर ले लें, प्रेशर टॉर में लिख रहे हैं तो टॉर में ले लें, और उसके ऊपर जो डेल्टा एन है नंबर ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो लिख के तो केपी फाइंड कर लें। रेडी रेफरेंस के लिए अगर याद भी करने हैं तो प्रैक्टिस है। अगर डेल्टा एन 0 है तो केपी और केसी के कोई यूनिट ही नहीं होंगे, और यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल इक्वल है तो कोई यूनिट नहीं होंगे। अगर ये +1 +2 या -1 -2 आ जाए आंसर डेल्टा एन का, तो फिर यूनिट्स कैसे चेंज हो जाएंगे ये हमने बता दिया। जैसे देखो लास्ट है -2 है डेल्टा एन, तो एटमॉस्फेयर रेस्ट पर -2 हो जाएगा। कंसनट्रेशन के ऊपर -2 लेंगे तो ये मोल -2 इंटू DM +6 हो जाएगा। अब इसको कैसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस की इक्वेशन है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर रही है, तब इसमें केपी और केसी कैसे रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है।
तो इसमें Kp और Kc का रिलेशनशिप लिखा पहले, और उसके बाद डेल्टा N लिख दिया। डेल्टा N प्रोडक्ट के टोटल 2 मोल हैं, रिएक्टेंट के टोटल 3 मोल हैं, 2 - 3 - 1 आ गया। तो Kp = Kc RT⁻1, रीअरेंज करेंगे तो Kc = Kp RT⁻1 हो जाएगा और ऑप्शन बी बनेगी। इसी तरह से एक बात हमने सीखनी है, सेकंड क्वेश्चन कह लें, हिंट कह लें, राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन है, अब देखें आयरन +2 है, एक्वस सोल्यूशन है, प्लस सिल्वर +1 है, एक्वस है और रिवर्सिबल है, और आयरन +3 फेरस फेरिक में चेंज हो गया, प्लस सिल्वर सॉलिड बन गया। जब इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो चूंकि प्रोडक्ट आमतौर पे न्यूमिनेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये जो सिल्वर है ये नहीं लिखेंगे। कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और जो एक्सेस सॉल्वेंट है, 3 चीज़ें, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और एक्सेस सॉल्वेंट, इनको हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि ये Kc की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते हैं। पेज 3 पर मुख्तलिफ रिएक्शन की एग्जांपल्स लेके तो Kp और Kc जो हैं इनको आपस में प्रैक्टिस की है थोड़ी। हम करेंगे कि Kp और Kc कब इक्वल होते हैं और कब Kp और Kc जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो आप देखिए स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है पहला, इसमें डेल्टा N 0 है, लिहाजा Kp और Kc इक्वल हो जाएंगे। और सेकंड और थर्ड रिएक्शन में HF की डिकम्पोजिशन और HI की फॉर्मेशन, इसमें भी डेल्टा N 0 है, लिहाजा Kp और Kc इक्वल हो जाएंगे। जो नेक्स्ट रिएक्शन है N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की डिकम्पोजिशन, तो इसमें डेल्टा N +1 है, तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है तो Kp ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी देखें प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है तो Kp ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ जहाँ रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा तो Kp कम हो जाएगा। इस से जो हमने कंक्लूड करनी बात कि कोई भी इक्वेशन गिवन है, अगर कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल सेम है तो Kp और Kc आपस में सेम हो जाएंगे, और अगर प्रोडक्ट के टोटल मोल रिएक्टेंट के टोटल मोल से ज़्यादा है तो Kp की वैल्यू भी Kc से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर रिएक्टेंट के टोटल मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है तो Kp भी कम। प्रोडक्ट P यानी P ज़्यादा तो Kp भी ज़्यादा, प्रोडक्ट P टोटल मोल P के कम तो Kp भी कम। इसमें हम ऐसे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन देख लो कि भाई स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, T0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या अगर कोई हम क्वेश्चन इस तरह से है कि एसिटिक एसिड के 3 मोल और अल्कोहल के 6 मोल लेके रिएक्शन करते हैं और इक्विलिब्रियम के वक्त जो है वो एस्टर के 1.5 मोल प्रेजेंट होते हैं, तो कहते हैं किसी की वैल्यू बता दें। अभी देखो चूँकि 1.5 मोल एस्टर के, जितने मोल एस्टर के बनेंगे CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट, उतने मोल वाटर के बनेंगे, क्योंकि इक्वेशन से हमने अंदाज़ा लगाया है कि सबकी मोल रेशो सेम है। जितने मोल इक्विलिब्रियम पे एस्टर के होंगे उतने मोल वाटर के होंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि जितने मोल रिएक्टेंट के कम होंगे उतने ही प्रोडक्ट के मोल बनेंगे ना। तो फिर जो इनिशियल मोल हैं इनके रिएक्टेंट के, इनमें से 1.5 मोल दोनों में से कम कर दिए, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के वक्त इनमें 1.5 मोल लेस करके, तो 3 में से 1.5 तो 1.5 रह गए, 6 में से भी 1.5 माइनस कर दिए, तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास इनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। बाकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखा, इसे सॉल्व कर लिया तो आंसर 1/3 आ गया। क्वेश्चन 4 देखो, PCl5 है, PCl3 और Cl2 में चेंज हो रहा है। अगर वो हमें ये कहें कि 5 मोल PCl5 के थे जिससे रिएक्शन शुरू किया था, और इक्विलिब्रियम के वक्त ये पता चला कि PCl3 के 2 मोल बन गए, तो बताएं Kc की वैल्यू। अब 5 मोल थे PCl5 के, इसमें से 2 मोल चले गए PCl प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में चले गए 2 मोल, तो 2 मोल लेस हो गए, तो बाकी PCl5 के मोल कितने रह गए? 3 मोल, क्योंकि इक्वेशन कह रही है ना कि PCl5 का 1 मोल अगर प्रोडक्ट में चेंज होगा तो 1 मोल PCl3 बनेगा, 1 मोल Cl2 बनेगा। तो अगर 2 मोल PCl3 बने तो इसका मतलब PCl5 के 2 मोल डिकम्पोज हुए हैं, तो 5 में से 2 माइनस हो गए तो PCl5 बाकी 3 मोल रह गया, और 2 मोल ही PCl3 बना और 2 मोल ही Cl2 बना, तो ये टोटल, तो ये हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो प्रोडक्ट न्यूमिनेटर में लेके और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में लेके, तो 4/3। क्वेश्चन 5 देखिए,
क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर Kc की ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए अगर Kc की वैल्यू 0.1 है 27 पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो कहते हैं Kp की वैल्यू बताएं। तो अब Kp और Kc कैसे रिलेटेड होते हैं? Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज़ टू पावर डेल्टा n, एक दूसरे के आप ऐसे सॉल्व कर लें। Kc 0.1 है, R की वैल्यू 0.08 है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बोला ऊपर, तो R की वैल्यू भी वो ली जो एटमॉस्फेयर में थी, और टेम्परेचर T केल्विन में है, उसको केल्विन में चेंज किया, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। एक तो ये सोल्यूशन ऐसे है, लेकिन सोल्यूशन के बगैर ये सॉल्व हो सकता है। आप देखिए कि इसमें प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, और हमने ये सीखा है कि अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो Kp भी ज़्यादा होगा, तो Kp जो है वो ज़्यादा होगा, तो ये 2.4 एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर जो है वो 2.4 सॉल्व करके आएगा। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अगर लिखें, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, और प्रोडक्ट की लिखते हैं न्यूमिनेटर में और रिएक्टेंट के डिनोमिनेटर में, तो अगर उसमें कहीं वॉल्यूम का फैक्टर आपको नज़र ही नहीं आए, V नहीं लिखा हो, V वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर है, तो इसका वॉल्यूम का फैक्टर नज़र नहीं आए, तो ये तब नज़र नहीं आएगा जब डेल्टा n 0 होगा। यानी इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमें दे दें और उसके लिए कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लें, इक्वेशन नहीं दी हो, सिर्फ Kc का एक्सप्रेशन दिया हो, अगर उसमें वॉल्यूम जो है वो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के टोटल मोल इक्वल है। और अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा n पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट के मोल से। और अगर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, और वॉल्यूम न्यूमिनेटर में नज़र आ रहा है हमें, तो इसका मतलब है डेल्टा n नेगेटिव है। इसका मतलब ये एक ऐसे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्टेंट के मोल टोटल ज़्यादा है प्रोडक्ट के टोटल मोल से। पेज 4, इसमें हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 3 एप्लीकेशन है मेनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इसका मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में का जो फेट है, जो गोल है वो इक्विलिब्रियम है, ये कभी हो नहीं सकता कि एक रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो और उसमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में लाजमी तौर पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन में लाजमी तौर पे इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, तो उस इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखें, यानी प्रोडक्ट कितने हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज पे, रिएक्टेंट कितने हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज पे, ये नोट करके उसकी रेशो का आंसर फाइंड कर लें। प्रोडक्ट को न्यूमिनेटर में लिख के, रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिख के, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम मालूम कर लें। अब वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, तो अब अगर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, तो उसके ज़रिए से हम उस रिएक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं, या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो 3 एप्लीकेशन है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा हो सकता है, कंडीशंस अर्ली शेटलियर प्रिंसिपल स्टडी हो सकता है कि मुख्तलिफ कंडीशन चेंज करके रिएक्शन को क्या होगा, चेंज आएगी उसमें। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा हो सकता है। तो डायरेक्शन रिएक्शन अगर पढ़ना है तो फिर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू कॉशेंट को कंपेयर करना पड़ता है। ये कॉशेंट क्या है, यानी एक रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है ये बिफोर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है। एक रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम अटेन उसने नहीं किया है, और हम ये जानना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, रिएक्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड। चूँकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है,
तो जब अब या क्या एक तो हम ये इसके जरिए से ये जानते हैं डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से कि क्या उसमें इक्विलिब्रियम आ गया है, रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। अगर तो इक्विलिब्रियम आ जाए तो तब ना हम उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, फिर वो दोनों डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहा होता है। फिर हम ये नहीं कहते कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। और अगर अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या वो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए या वो बैकवर्ड मूव करेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो क्यू जो है ना, किसी भी स्टेज पर जिस पे हम रिएक्शन को चेक करना चाहते हैं कि उसमें रिएक्शन हैज़ अटेन्ड इक्विलिब्रियम या उसमें रिएक्टेंट या उसमें इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है या बैकवर्ड चल रहा है, तो जिस स्टेज पे हम रिएक्शन को रोकेंगे उस स्टेज पे जो प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन मालूम करके, तो जब वो रेशो हम मालूम करेंगे वो क्यू कहलाएगी। केसी क्या है, ये भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है, लेकिन ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो है एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ये वो केसी है। 3 इसमें ऑप्शन होती हैं। अगर तो केसी ज़्यादा है, क्यू कम है, क्यू कम है तो फिर इसका मतलब ये है, क्यू कम कैसे होगा, क्यू होता है पी ओवर आर, क्यू कम है इसका मतलब पी कम है, यानी न्यूमिनेटर कम है, और न्यूमिनेटर में क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कम है इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम भी नहीं आया और प्रोडक्ट भी कम है। किससे कम है, जितने प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम के वक्त होने चाहिए थे, लिहाजा उतने होने के लिए प्रोडक्ट को रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। इसी तरह से अगर Q ज़्यादा है तो इसका मतलब Q की वैल्यू ज़्यादा तब होगी जब, चूँकि Q P ओवर R है तो Q ज़्यादा होगा जब न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, जितने होने चाहिए थे इक्विलिब्रियम वक्त उससे ज़्यादा है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, और अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसकी एक प्रैक्टिस ये है कि अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट वो हमें दे दें, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए हैं, रिवर्सिबल है, और केसी की वैल्यू 1 है। अब वो 3 एक्सपेरिमेंट में सपोज करो, वो कहते हैं रिएक्टेंट 3 है मोल और प्रोडक्ट 1 मोल है, बताएं। तो अब आंसर इसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रेशो 0.33 आई। इसका मतलब जो Q की वैल्यू है वो कम है 1 से, 1 से कम है तो फॉरवर्ड चलेगा। अगर ये दोनों 2 मोल है, 1 है तो इक्विलिब्रियम है। इस तरह से अगर एक्सपेरिमेंट 3 है उसको देखें, वो हमें मोल दे दें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रेशो फाइंड करें, वो 3 आ गई, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो वो केसी की वैल्यू से ग्रेटर है, तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा। ये इस तरह से डायरेक्शन का अंदाज़ा करते हैं। एक क्वेश्चन देख लें कि भाई ए है, रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं, वो कहते हैं 20 मोल है जो कि शुरू में थे रिएक्टेंट के, जब इक्विलिब्रियम आया तो बी प्रोडक्ट यानी उसके 16 मोल मौजूद है, केसी की वैल्यू 4 है। आप बताएं, प्रेडिक्ट करें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो देखो 20 में से 16 मोल तो प्रोडक्ट में चले गए, तो रिएक्टेंट के मोल रह गए 4 मोल, और रेशो मालूम कर लो। तो प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम का 16 मोल है, रिएक्टेंट के 4 मोल बच गए हुए इक्विलिब्रियम स्टेज पे। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे 4 मोल तो रेशो तो 4 है, तो ये इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन 7 देखो, वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, इक्वेशन ये काफ़ी फेमस, अक्सर इसी से एमसीक्यूज आते हैं। तो इसमें हमें वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है और रिएक्टेंट के इतने मोल और प्रोडक्ट के इतने मोल हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। कहते हैं केसी की वैल्यू अगर 4 है तो प्रेडिक्ट करो रिएक्शन की जो है वो डायरेक्शन। तो हम रेशो मालूम करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऊपर लेकर रिएक्टेंट नीचे लेके आंसर 4.2 आता है। ये आंसर जो है वो ज़्यादा है केसी की वैल्यू से, और अगर आंसर क्यू का ज़्यादा हो, क्वेश्चन का ज़्यादा हो, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। पेज नंबर 5 लेक्चर 10 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अनदर एप्लीकेशन जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो तो इक्विलिब्रियम से पहले का कॉन्सेप्ट है, जबकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद का कॉन्सेप्ट है। यानी एक रिएक्शन रिवर्सिबल में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इक्विलिब्रियम आने के बाद, यानी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती हैं,
उस वक्त जो प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है उसकी हम रेशो अगर मालूम कर लें, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है और उनकी कंसंट्रेशन की हम रेशो मालूम कर लें, तो जो आंसर आएगा तो केसी का, उससे हम अंदाज़ा करना चाहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। एक्सटेंट से हमें अंदाज़ा था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का, कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने के बाद उसकी केसी की वैल्यू से हम ये अंदाज़ा करते हैं कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल था, क्या ये रिएक्शन मुमकिन था, क्या रिएक्शन आने इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या प्रोडक्ट ज़्यादा बने हैं या रिएक्टेंट ज़्यादा बने हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हैं या रिएक्टेंट। इस तरह के एमसीक्यू जिससे सॉल्व होते हैं। तो 3 एग्जांपल, अगर किसी की केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे ओजोन की है 10⁻55, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट अनस्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है। केसी जो है वो चूँकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो होती है, केसी अगर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है रिएक्टेंट के मुकाबले में, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। यानी आप कह लें कि केसी की वैल्यू प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी स्टेबिलिटी के। तो केसी अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल और प्रोडक्ट स्टेबल है। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आने के बाद द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट। और अगर केसी की वैल्यू जो है वो लो है, जैसे HF का रिएक्शन है, HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डिकम्पोज करना मुश्किल होता है, तो जिस टेम्परेचर पे इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लो है उस टेम्परेचर पे यानी बहुत थोड़े प्रोडक्ट बने, केसी कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट स्टेबल हैं और प्रोडक्ट जो हैं वो अनस्टेबल हैं, इसलिए रिएक्टेंट ही मौजूद है और प्रोडक्ट नहीं बने। और चूँकि रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट। और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों, अगर केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि दोनों की स्टेबिलिटी कंपेरेबल है, दोनों करीब करीब दोनों स्टेबल हैं एक जैसे, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट और इसमें रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो केसी की वैल्यू यील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी केसी ज़्यादा ना मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा, और केसी की वैल्यू उसकी स्टेबिलिटी के, केसी की वैल्यू प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब जिस टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है और रिएक्टेंट अनस्टेबल है। ली शैटलियर प्रिंसिपल देखिए, ली शैटलियर प्रिंसिपल हमें ये, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में है और हम उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो रिएक्शन जो दोबारा जो है इक्विलिब्रियम अटेन करता है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन ने लाजमी तौर पे ज़रूर इक्विलिब्रियम में ही जाना है, यही उसकी मंजिल है। तो जब वो दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो कंडीशन के फॉरवर्ड जाके रिवर्स जाके कैसे अटेन करता है और केसी की वैल्यू को क्या होता है। तो पहले तो एक कंपैरिजन है यहाँ पर, क्यू जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम के वक्त हम ये कंपेयर करें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या कंपैरिजन है, प्रोडक्ट ज़्यादा है या रिएक्टेंट ज़्यादा है। यानी न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट लिखें और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट लिखें, तो ये जो रेशो है ना, इस रेशो को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, और इस रेशो का जो आंसर है वो केसी कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो चेंज हो सकते हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट कम होंगे तो प्रोडक्ट भी कम होंगे, लेकिन जो उस रेशो का आंसर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। मतलब 8/4 का आंसर है 2, 4/2 का आंसर भी 2 है, 2/1 का आंसर भी 2 है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो उस रेशो का आंसर है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ यही बताया, कंसंट्रेशन चेंज करने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है और किसी से चेंज नहीं होती। और कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर से जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज होती है, इक्विलिब्रियम यानी डिस्टर्ब होता है, रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है सिवाय टेम्परेचर के। वहाँ टेम्परेचर में केसी की वैल्यू भी नहीं आ जाती है। कैटलिस्ट से ना इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं होता और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। कंसंट्रेशन है, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कब मूव करता है, या तो रिएक्टेंट ज़्यादा कर दें या प्रोडक्ट कम कर दें।
इसी तरह से रिवर्स कब मूव करेगा, जब रिएक्टेंट कम कर देंगे, डाउनवर्ड एरो का मतलब है डिक्रीज कर दें कंसंट्रेशन, सी आर का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और सी पी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको ऐसे ही याद रख लें कि जिस चीज़ को इक्विलिब्रियम आने के बाद हम ज़्यादा करेंगे रिएक्शन उसको कम करने की तरफ चलेगा, जिसको हम कम करेंगे रिएक्शन उसे ज़्यादा करेगा। देखो जैसे अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, हमने रिएक्टेंट और डाल दिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, अब रिएक्शन ये कोशिश करेगा कि जो चीज़ हमने ज़्यादा की है उसको वो कम कर दे। तो रिएक्टेंट कम कैसे होते हैं? फॉरवर्ड मूव करके। तो जो हम अगर किसी चीज़ को ज़्यादा करेंगे इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन उसे कम करेगा, अगर हम कम करेंगे तो रिएक्शन उसे ज़्यादा करेगा। फिर बुक की एग्जांपल है BiCl3 और वाटर, तो इससे BiOCl और HCl बनता है। BiOCl प्रेसिपिटेट है और ये वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है और इससे सोल्यूशन मिल्की हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, इसे आर्टिफिशियल मिल्क भी बोलते हैं। तो अगर और जो रिएक्टेंट है वो कलरलेस सोल्यूशन है, तो अगर कलरलेस से वाइट प्रेसिपिटेट की तरफ जा रहे हैं, सोल्यूशन टर्बिड हो रहा है, मिल्की हो रहा है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट से कलरलेस हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स हो रहा है। तो अगर हम BiCl3 ज़्यादा करेंगे तो फॉरवर्ड चल पड़ेगा, HCl बाहर से चंद ड्रॉप डाल देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन से कैसे चेंज आती है, तो Kc जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चेंज होता है सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर से, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, इससे Kc की वैल्यू चेंज नहीं होती। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो चेंज होती है इन सबसे। अच्छा, इसके बाद प्रेशर या वॉल्यूम एक ही बात है, या प्रेशर बोल दें या वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर तो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड्स हैं या सिर्फ सॉलिड्स हैं, या लिक्विड और सॉलिड है, या गैसियस रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के टोटल और प्रोडक्ट के टोटल सेम है, तो उसमें तो प्रेशर का, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी डिस्टर्ब नहीं होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कभी भी टेम्परेचर के अलावा किसी और से चेंज ही नहीं होता, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं है प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज करने का इक्विलिब्रियम पे। अगर वो रिएक्शन लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसियस रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल जो है चेंज नहीं हो रहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में, रिएक्टेंट के टोटल मोल और प्रोडक्ट के टोटल मोल जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो और हाँ, अब एक ऑप्शन जो है कि अगर गैसियस रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल जो है वो ज़ीरो नहीं है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब रिएक्टेंट के टोटल मोल और प्रोडक्ट के टोटल मोल इक्वल नहीं है। अब उसमें अगर प्रेशर ज़्यादा करेंगे, अपवर्ड एरो का ये मीनिंग है, तो आप याद ये रखें कि रिएक्शन उधर मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेस हो रहे हैं। लास्ट टू लाइंस में प्रेशर अगर इंक्रीज, अपवर्ड एरो, प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ चलेगा, रिएक्टेंट में कम मोल है तो उधर चल पड़ेगा, प्रोडक्ट में कम मोल है तो उधर चल पड़ेगा। और अगर प्रेशर कम करेंगे, डाउनवर्ड एरो, तो रिएक्शन चलेगा जिधर मोल ज़्यादा है, यानी प्रेशर ज़्यादा तो कम मोल्स की तरफ, प्रेशर कम तो ज़्यादा मोल्स की तरफ। पेज नंबर 6 रिएक्शन है HI की डिकम्पोजिशन का, H2I2 में चेंज हो रहा है डिकम्पोज होके, या PCl5 का या अमोनिया का। इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है ये समझने लगे हैं। और फर्स्ट रिएक्शन जो HI वाला है, डिकम्पोजिशन ऑफ HI, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टोटल मोल सेम है, ज़्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाके नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे तो प्रेशर का इफेक्ट भी कोई नहीं होगा, रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं होगा। PCl5 की डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट के टोटल मोल 1 है, प्रोडक्ट के टोटल मोल 2 है, लिहाजा जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो मोल इंक्रीज कर रहे हैं, मोल इंक्रीज। अब अगर इस रिएक्शन में हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो चूंकि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन ने कम मोल्स की तरफ जाना है और इसमें कम मोल रिएक्टेंट में है, तो ये रिवर्स चलेगा रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। इस तरह से अमोनिया N2+3H2 अमोनिया हैबर प्रोसेस जो है, इसमें रिएक्टेंट के टोटल मोल 4 हैं और प्रोडक्ट के टोटल मोल 2 हैं। अगर इस रिएक्शन में हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन ने किधर मूव करना है, जिधर मोल्स कम है, और अब इस रिएक्शन में मोल्स कम किस तरफ है, प्रोडक्ट में, लिहाजा इसमें प्रोडक्ट की तरफ फॉरवर्ड चल पड़ेगा रिएक्शन एंड वाइस वर्सा।
तो एक लाइन याद रखेंगे कि प्रेशर ज़्यादा करने से रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाएगा और प्रेशर कम करने से रिएक्शन ज़्यादा मोल्स की तरफ जाएगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा अगर वो रिएक्शन गैसियस है और उस रिएक्शन के अंदर गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम नहीं होंगे। तो अगर सेम है तो किसी तरफ भी नहीं जाएगा रिएक्शन, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। टेम्परेचर पे उसका अफेक्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम पे। एक तो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन्स बढ़ती हैं, फ्रूटफुल कोलिजन्स बढ़ती हैं। फ्रूटफुल कोलिजन्स वो होती हैं दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज है, डाउनवर्ड का मतलब डिक्रीज है। तो टेम्परेचर टेबल के अंदर टेम्परेचर, उससे फिर रिएक्शन का रेट का मतलब होता है स्पीड, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कितने मोल चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कितने टाइम के अंदर, और यील्ड का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है, और फिर डायरेक्शन क्या है। तो देखिए अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। समरी ये है कि एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट दोनों का बढ़ेगा, स्पीड हमेशा बढ़ेगी रिएक्शन की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी और वो आपस में ज़्यादा फ्रूटफुल कोलिजन्स कर सकेंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, तो रेट तो दोनों का बढ़ेगा, चाहे एक्सोथर्मिक है चाहे एंडोथर्मिक है। हाँ, अब यील्ड, अब देखिए पेज के बॉटम पर देखें, अगर एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट किया है कि इसमें A+B जो है ना वो C और D बना रहे हैं प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एक प्रोडक्ट है, हीट प्रोड्यूस होती, हीट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, हीट ज़्यादा हो जाएगी, हीट ज़्यादा होगी इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा, रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा, और जब रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा तो मतलब रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा तो प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट कम हो जाएंगे तो इसलिए यील्ड कम हो जाएगी। और एंडोथर्मिक की रिप्रेजेंटेशन देखें कि A+B+ हीट इनटू प्रोडक्ट, कि इसमें हीट जो है वो एक रिएक्टेंट है, हीट एक रिएक्टेंट है, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, और अगर हीट बढ़ेगी तो एक रिएक्टेंट बढ़ेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। इसको ऐसे भी समराइज कर लें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर और Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, Kc का मतलब यील्ड समझ लें, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर और Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंडोथर्मिक के टेम्परेचर बढ़ाने से यील्ड बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से यील्ड कम होती है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर और Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से यील्ड कम होती है, एंड वाइस वर्सा। तो ये यील्ड, रेट, डायरेक्शन, ये टेम्परेचर से कैसे चेंज होते हैं। यानी यहाँ भी ये भी याद रख लें कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज हो रही है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी। एक्सो में टेम्परेचर ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ज़्यादा करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू ज़्यादा हो रही। और इसी टेम्परेचर से रिलेटेड जो है वो सॉल्युबिलिटी देख लें। सॉल्युबिलिटी बाद सब्सटेंस होते हैं जिनको जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो हीट इवॉल्व करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बाद सब्सटेंस होते हैं जिन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एंडोथर्मिक वे में डिज़ोल्व होते हैं। तो उसमें याद ऐसे रखना है कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर किसी को वाटर में डिज़ोल्व किया है और उससे हीट इवॉल्व होती है तो टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर पर इन्वर्स हो जाएंगे। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कैटलिस्ट अगर ऐड करें इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में तो याद रखें कैटलिस्ट कुछ बातें हैं जो तब 4 बातें हैं जो तब्दील कर सकता है, 4 बातें हैं जो कैटलिस्ट ऐड करने से तब्दील नहीं होती। कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन का पाथ चेंज हो जाता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज हो जाती है, आमतौर पे कम होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, स्पीड बढ़ जाती है। और कैटलिस्ट जो है ना उससे यील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट उतना ही बनता है जितना पहले बनना था, जल्दी बन जाता है। एंथैल्पी चेंज नहीं होती, जो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब होनी है वो उतनी ही होती है जितनी पहले होनी थी कैटलिस्ट के बगैर।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होती, प्रोडक्ट रिएक्टेंट उतने ही बनते हैं जितने पहले बनने थे, जल्दी बन जाते हैं। तो कौन सी बातें हैं जो कैटलिस्ट से चेंज होती हैं, कौन सी चेंज नहीं होती हैं? अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से सिर्फ बात करें तो ना इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता। टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है, सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इन पे हम अप्लाई करें तो इनमें प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं। दोनों अमोनिया की बात करें तो इसमें प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना चाहिए और उसको अमोनिया को लिक्विफाई करते हैं। लेकिन हम टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि उससे फिर रिएक्शन का रेट बहुत स्लो हो जाता है। तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एक समझौता, एक ऐसी कंडीशन ढूंढ लेते हैं जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा करने से रिएक्शन की स्पीड भी बढ़े और यील्ड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। तो इसकी जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जो इंडस्ट्री में अप्लाई की जाती हैं, हम कोई बात ली शेटलर प्रिंसिपल की बात मान लेते हैं, इसमें कुछ नहीं मानते। मतलब वो ली शेटलर प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर ज़्यादा करो, प्रेशर ज़्यादा करने से रिएक्शन कम मोल की तरफ जाएगा और इसमें प्रोडक्ट के मोल कम है, लिहाजा नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया की तरफ जाएंगे, ज़्यादा अमोनिया बनेगी, ये तो ठीक है। और प्रेशर हम 200 से 300 एटमॉस्फेरिक रखते हैं। जो डिज़ाइन है हमारे उस ऑपरेटर्स का जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसके मुताबिक प्रेशर एडजस्ट करते हैं। टेम्परेचर कम नहीं करते, ज़्यादा करते हैं। टेम्परेचर कम करने का एक फ़ायदा एक नुकसान है। टेम्परेचर अगर कम करेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने से यील्ड ज़्यादा होती है, लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। यील्ड ज़्यादा हो जाती, प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं लेकिन बहुत देर से बनते हैं, लिहाजा हम इसमें टेम्परेचर ज़्यादा ही करते हैं। उसका एक फ़ायदा एक नुकसान, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट कम बनेगा लेकिन जल्दी बन जाएगा। तो फिर जो टेम्परेचर जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बाद जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ वो है कि हम 400 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 673 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। आयरन कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, आयरन क्रिस्टल्स, आयरन पीसीज होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड इसमें एक्टिवेटर के तौर पे यूज़ होते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इस तरह से सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसमें हम प्रेशर ज़्यादा नहीं करते हैं, उसके बजाय ऑक्सीजन ज़्यादा कर देते हैं। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के करीब रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। इसका प्रेशर 1 to 2 एटमॉस्फेयर होता है और इसमें टेम्परेचर इसमें भी डिक्रीज़ करना चाहिए लेकिन हम इंक्रीज़ ही करते हैं, वो अमोनिया वाली बात है। कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसकी ऑप्टिमम कंडीशन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। पेज नंबर 7, आयनिक इक्विलिब्रियम। वाटर कंसिडर किया है, वाटर में सेल्फ आयनाइजेशन पॉसिबल होती है, वाटर में ऑटो आयनाइजेशन पॉसिबल होती है, वाटर खुद ही आयनाइज होता है। वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आयनाइज होता है वाटर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 1 dm³ वाटर हो, 1 लीटर वाटर को आप ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम वाटर हो, ये भी कह सकते हैं कि वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हो, ये भी कह सकते हैं 1000 ग्राम वाटर हो, ये भी बोल सकते हैं कि वो 55.5 मोल वाटर हो, ये भी कह सकते हैं कि वो 55.5 मोलर वाटर हो। तो 1 dm³ कहना, 1000 cm³ कहना, 1 किलोग्राम कहना, 1000 ग्राम कहना, 55.5 मोल कहना, 55.5 मोलर कहना, सब एक ही बात है, इंटरचेंजेबल है ये सब। तो तब वाटर में जो हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन हैं अगर वो मालूम कर लें और उनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो 1 × 10⁻14 होते हैं। तो वाटर जो है इसमें ये 25 पे इसकी वैल्यू 1 × 10⁻14 होती है। तो वाटर की आयनाइजेशन चूँकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वाटर की आयनाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हीट करेंगे तो ज़्यादा वाटर आयनाइज होगा और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिहाजा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw बढ़ेगा। Kw इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो एंडोथर्मिक में हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो Kw भी इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन आइन भी ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड आइन भी ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजन आइन ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोजन आइन और pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाइड्रोजन आइन ज़्यादा होंगे pH कम हो जाएगी। हाइड्रोक्साइड आइन और POH एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन आइन भी ज़्यादा होंगे, हाइड्रोक्साइड आइन भी ज़्यादा होंगे, pH और POH कम हो जाएगी।
और KW जो है टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ेगा, और KW और PKW इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सिंपल मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और KW टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेंगे, pH, pOH और PKW तीनों कम हो जाएंगे। लेकिन वाटर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन होंगे कम या ज़्यादा उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन भी कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन कैसे इसका पूछा जा सकता है, जैसे देखो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो उस पर KW की वैल्यू ये है, 25 पे ये है, 100 पे ये 7.5 × 10⁻14 है। तो हमें वो पूछेंगे अगर टेम्परेचर 0 से 25 पे चेंज हो जाए तो KW की वैल्यू क्या होगी, कितने KW की वैल्यू जो है अगर वो 0 से 25 है, तो आंसर इसका फिर जो है वो अल्फा होगा। अगर 25 से 100 हो जाए तो 25 से 100 हो जाए तो आंसर जो वो बीटा है। अगर 0 से 100 हो जाए तो आंसर चार्ली है। तो ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन में फिर दोबारा बोलता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर टेम्परेचर 0 से 25 कर दिया हमने, तो बताओ KW की वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ गई है, क्या चेंज आ गई, तो आंसर आएगा 10 टाइम्स, अल्फा आंसर होगा इसका। 25 से 100 अगर हमने टेम्परेचर कर दिया है तो KW की वैल्यू कितने टाइम्स चेंज हुई है, तो बीटा आंसर होगा 7.5 टाइम्स। अगर टेम्परेचर 0 से 100 कर दिया है तो अब KW की वैल्यू कितने टाइम्स चेंज होगी, तो आंसर चार्ली है 75 टाइम्स। ये कैसे करते हैं, अगले पे सेकंड पोर्शन पे देखो फिर दोबारा कि अगर 0 डिग्री पे KW की वैल्यू 0.1 × 10⁻14 है, 40 डिग्री पे KW की वैल्यू ये है 3 × 10⁻14। इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 to 40 तो KW कितना चेंज हुआ। ऐसे करते हैं कि 40 पे जो KW की वैल्यू है उसे डिवाइड कर देते हैं जो 0 पे वैल्यू है, जो आंसर आएगा उतने टाइम्स चेंज होता है, ऐसे फाइंड करते हैं। अब PKW जो है वो होता है PH, जैसे KW होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्ट, तो PKW होता है PH और POH का सम, और ये 14 होता है। अगर टेम्परेचर 25, अगर टेम्परेचर 40 है तो PH और POH का सम 13 होता है। अगर टेम्परेचर 100 है तो PH और POH का सम 12 होता है, और PKW जो होता है वो 25 पे 14 होता है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी अभी ऊपर एक दफ़ा फिर सुन लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो pH भी कम होगी, POH भी कम होगी, PH और POH का सम भी कम होगा और PKW भी कम होगी। टेम्परेचर ज़्यादा करने से pH, POH, PKW तीनों कम हो जाए, pH भी कम, POH भी कम, pH और POH का सम भी कम, लेकिन वाटर न्यूट्रल रहेगा। अब PKW होता है 14, और अगर हाफ PKW लें तो ये 7 होता है। तो pH चूँकि 7 होती वाटर की न्यूट्रल, तो हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि pH हाफ PKW होती, क्योंकि हाफ PKW 7 होता है। और अगर एसिडिक है तो 7 से ज़्यादा होती, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि pH हाफ PKW से ज़्यादा है। और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो जो pH है वो 7 से जो है, अगर जो है pH फिर वो 7 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि हाफ PKW से ज़्यादा होगी। एक और बात हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है उसकी कोई ख़ास pH है, अगर हम उसमें कोई सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना कोई, उसमें जैसे वाटर ऐड कर दिया, एक सोल्यूशन उसकी pH 3 थी, हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया और वाटर की pH 7 होती, तो जितना सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड करते जाएंगे ना तो सोल्यूशन की pH सॉल्वेंट की pH के करीब होती जाएगी। यानी इस सूरत में pH 3 से 7 की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, और इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन थोड़ा न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। पेज 8, इसमें मुख्तलिफ फार्मूला जो यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, और जो आपस में रिलेटेड हैं डिफरेंट टर्म्स, उनको डिस्क्राइब किया गया है। pH का क्या फार्मूला है, POH का, PKW का, PKA का, PKB का, कोई भी P वैल्यू है, PH, POH, तो उसका हम H आयन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो उसका pH बन जाएगा, KB का नेगेटिव लॉग लेंगे तो PKB बन जाएगा। अब एक एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, PKA के इन्वर्सली होती है, PH के इन्वर्स होती है, POH के डायरेक्ट होती है, KB के इन्वर्स होती है, PKB के डायरेक्ट होती है। तो ये एसिड स्ट्रेंथ, और इनमें से हमें PKA, PKA, PH, POH, KB, PKB कुछ पता हो तो हम एसिड स्ट्रेंथ का कैसे अंदाज़ा करते हैं। इसी तरह से अगर किसी बेस की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा करना है
तो वो कैसे इन सबसे रिलेटेड है, वो उसका इन्वर्स हो जाएगा सबका। फिर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्ट 1 × 10⁻⁻14 होता है 25 पे, और 25 पे पीएच और पीओएच का सम 14 होता है, और के ए और के बी की वैल्यू का प्रोडक्ट के डब्ल्यू होता है, और अगर इसे पी के ए और पी के बी की सूरत में लिखें तो उसका सम 14 होता है। अब देखना ये इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर पीएच बता दें तो पीओएच हम कैसे मालूम कर सकते हैं, के ए वैल्यू बता दें तो के बी कैसे मालूम कर सकते हैं, पी के बताएं तो पी के बी कैसे कर सकते हैं। इस तरह से परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन है किसी एसिड की, तो जो एसिड की अमाउंट आयनाइज हुई है ओवर जो हमने डिज़ोल्व की थी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज आयनाइजेशन हमें पता चल जाती है। फिर दोबारा थोड़ा सिंप्लीफाई करके कि के ए के बी के इन्वर्स होता है, पी के बी के इन्वर्स होता है। कुछ लॉग की वैल्यूज़ हैं ताकि कैलकुलेटर अगर यूज़ ना करना पड़े। log 1 0 होता है, log -log 10 क्या होता है, -1 -log, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं लॉग की जो कि आमतौर पे हमें पीएच पीओएच करते हुए यूज़ करनी पड़ती हैं। इन वैल्यूज़ को याद रखना है। फिर पीके की वैल्यूज़ गिवन है डिफरेंट एसिड की, पर क्लोरिक एसिड है, HI है, HBr, HCl, H2SO4, HNO3 और H3PO4। और पी के वैल्यू अगर हम मालूम हो तो इससे हम कंपैरिजन क्या करते हैं। देखिए अगर पी के ए की वैल्यू जो है उसका डिफरेंस 1 का है तो इसका मतलब है कि 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। कौन स्ट्रॉन्गर है? जिसकी पी के वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्गर है। अगर 2 का डिफरेंस है तो 100 टाइम्स, 3 का है तो 1000 टाइम्स, और अगर 1 का डिफरेंस 0.15 का डिफरेंस है 0.5 का तो 5 टाइम्स स्ट्रेंथ का फ़र्क है। यहाँ इसमें डिस्कस किया है। फिर एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुइस। तो आर्हीनियस के मुताबिक जो एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, बेस हाइड्रोक्साइड आयन देती है। ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनेट करे और एक्सेप्ट करे, और लुइस के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और डोनेट करे वो एसिड और बेस है। पेज नंबर 9 लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट यूज़ कर समझते हैं। अगर किसी स्पीशी में हाइड्रोजन आयन ऐड कर दें तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है, रिजल्टिंग स्पीशी कहलाती है। और अगर किसी में से H+ कर दें तो वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। वाटर में से H+ कर देंगे तो OH नेगेटिव रह जाएगा। जब किसी में से H+ करेंगे तो पीछे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि H+ निकल रहा है, तो जितने H+ निकलेंगे उतना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, जितने H+ ऐड करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इस तरह से अमोनिया है, उसमें अगर H+ ऐड कर देंगे तो H+ NH4+ हो गया, ये कॉन्जुगेट एसिड है। H+ कर देंगे तो ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो इसकी कि भाई बताएं कौन एम्फोटेरिक है, अब क्वेश्चन हो गया। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिडिक भी हो बेसिक भी हो, जिसमें H+ ऐड भी किया जा सकता है और H+ रिमूव भी किया जा सकता है। चार्ली में H+ ऐड तो किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एम्फोटेरिक है। फिर कुछ पीएच कैसे फाइंड करते हैं, इसकी प्रैक्टिस है कि 0.1 मोलर है NaOH और 1% आयनाइज हुआ, तो 0.1 का 1% फाइंड कर लिया 1/100 से मल्टीप्लाई करके। हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्साइड आइन है वो हो गए HCl है, हाइड्रोजन आइन हो गए 10⁻³ तो pH 3 आ गई हमारे पास। 0.1 मोलर NaOH है, कहते 10% आयनाइज हुआ है तो NaOH है हाइड्रोक्साइड आइन। 0.1 का 10% फाइंड कर लिया पहले, और उससे जो हमें पता चलेगा वो POH पता चलेगा, क्योंकि NaOH से तो हाइड्रोजन आइन नहीं मिलते, हाइड्रोक्साइड आइन मिलेंगे। हाइड्रोक्साइड आइन मिलेंगे तो वो 10⁻² है, POH 2 होगी, pH 12 हो जाएगी। फिर एक रिलेशनशिप है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। तो कौन क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इज क्लोराइड और CH3O नेगेटिव, OH नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव। क्लोराइड HCl से आया है, फिर मेथनॉल है, वाटर है, एसिड है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, और इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑर्गेनिक से, फिर ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से, फिनोल के बाद वाटर, फिर एल्कोहल। और अगर इन सब में से H+ रिमूव कर दें तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, और उसका ऑर्डर इसके रिवर्स हो जाएगा, उसका ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। जो एसिड स्ट्रॉन्ग है उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगी। कॉमन आइन इफेक्ट में देख लें, जब हम किसी सॉल्ट में कोई एसिड ऐड करते हैं आमतौर पे या कोई बेस, तो जो दो स्पीशीज़ ऐड करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में HCl ऐड कर दिया, HCl में H2S ऐड कर दिया, तो दोनों में से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो रिवर्स हो जाएगा। और आमतौर पे
जो सॉल्ट और अगर एसिड हो तो जो सॉल्ट होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिड के मुकाबले में, उसका रिएक्शन जो वो रिवर्स हो जाएगा। पेज नंबर 10, इसमें देखो नाइट्रिक एसिड अगर सल्फ्यूरिक एसिड इकट्ठे कर दें और इसमें भी हाइड्रोजन आयन तो कॉमन हो गए, लेकिन ये कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। कॉमन आयन इफेक्ट के लिए एक स्पीशी वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, एक स्ट्रॉन्ग होती है, फिर रिएक्शन रिवर्स होता है, तो ये हो जाएगा। और अगर ये जो अगर एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जब रिवर्स हो जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, तो ये जो सप्रेस कर जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉमन आयन, इसे कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन बोलते हैं सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। एसिडिक बफर भी होते हैं, बेसिक बफर भी होते हैं। एसिडिक बफर होता है जिसमें वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखें एसिड को बेस से मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से मिला के सॉल्ट बनाना है, इसे बोलते हैं सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और इस तरह से अगर बेसिक बफर बनाना है तो एक वीक बेस चाहिए और उस वीक बेस को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाना है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन होंगे वीक बेस और उस वीक बेस के साथ सॉल्ट, जो सॉल्ट उस वीक बेस को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला के बना होगा, तो ये बेसिक बफर होगा। एसिडिक बफर वो होता है जिसकी pH 7 से लेस होती है हमेशा, और बेसिक बफर वो होता है जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती। कुछ एग्जांपल्स हैं एसिडिक बफर की, इन सब में वीक एसिड और उनके सॉल्ट लिए हैं, और बेसिक बफर की एग्जांपल्स हैं कुछ वीक बेस और उनके सॉल्ट लिए हैं। अगर क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड पेयर, कि इनमें से कौन है यानी कि एसिड और सॉल्ट पेयर है, तो इसमें जो HNO2 है वो वीक एसिड है, और ये समझाया है कि HNO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो वीक एसिड होता है। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन H2SO3 वीक एसिड है। फिर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बफर सोल्यूशन, कौन है इनमें से जो बफर सोल्यूशन फॉर्म करेगा। तो बफर सोल्यूशन ए में देखो एसिड बेस मिलेंगे तो सॉल्ट में सारा चेंज हो जाएगा, एसिड तो बचेगा ही नहीं। और बीटा में ये होगा कि एसिड सारा कंज्यूम हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एसिड के मोल कम है, तो चार्ली है उसमें एसिड ज़्यादा होना चाहिए। कुछ एसिड के मोल जो है 5 मोल बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और एसिड बाकी होगा, और फिर एसिड भी होगा और सॉल्ट भी होगा, बफर बनेगा हमारे पास। ब्लड की pH क्या होती है 7.35 से 7.4 होती। अगर pH ज़्यादा हो जाए ब्लड की तो बेसिक हो जाती, और ये एल्कलोसिस कहलाता है, और अनकॉन्शियसनेस हो जाती है इससे। और अगर pH कम हो जाए तो ये एसिडिक हो जाएगी ब्लड की pH, अगर तो एसिडोलिसिस कहलाता है, और इससे वॉमिटिंग के सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। पेज नंबर 11, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न द बफर रिएक्शन, यानी बफर सोल्यूशन जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें इनमें से कौन सी प्रिंसिपल्स और लॉज यूज़ होते हैं। ये सब यूज़ होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन भी होता है, ले शटल प्रिंसिपल की वजह से वो रिवर्स हो रहा होता है, कॉमन आयन इफेक्ट भी उसमें होता है, यानी अगर हम एसिड और सॉल्ट मिला रहे हैं और जितना हम उसमें एसिड ज़्यादा करते जाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स होता जाएगा, ये सब इसमें यूज़ होते हैं। हेंडरसन इक्वेशन है pH = pKa + log ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, और अगर pH है तो इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन ऐसे देखो समझाने के लिए कि pH ऑफ अ बफर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल एक्सेप्ट, तो pH जो है ना वो एसिड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एसिड की कंसंट्रेशन के, बाकी सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेस्ट बफर कैसे प्रिपेयर होता है, अगर सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन सेम हो तो pH pKa के इक्वल होती है, pOH pKb के इक्वल होती, और ये बेस्ट बफर होता है। यानी जिस pH का बफर हमने बनाना है उस pKa की वैल्यू वाला एसिड ढूंढ लें और फिर सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल कर दें तो उस pH का बफर बन जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सॉल्ट और एसिड इक्वल हैं तो pH और pK इक्वल होती, या सॉल्ट और बेस इक्वल है तो pOH और pKb इक्वल होती। लेकिन अगर बफर बनाते हुए सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एसिड से तो pH भी ज़्यादा होगी, और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो pH भी कम होगी pKa से, एसिड की pKa से। यहाँ एक टर्म यूज़ होती है बफर लिमिट, तो बफर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, जो किसी अगर एसिडिक बफर है उसमें pK वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दें 1 माइनस कर दें, इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बफर लिमिट पता चल जाती है। मतलब एसिटिक एसिड की pKa 4.74 है तो इसकी बफर लिमिट जो है ना वो
1 ऐड करें 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 3.74 ऑफ से 5.74 तक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है ये टर्म यूज होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। एग्जांपल है उसकी AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर के सॉल्ट्स हैं, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, लेड आयोडाइड, लेड मरकरी, निकल के सॉल्ट्स हैं। तो आमतौर पे सोल्यूशन के लिए वाटर यूज़ करते हैं। वाटर इसलिए यूज़ करते हैं कि वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 होता है, इसका डाइपोल मूवमेंट 1.85 होता है, इसी वजह से इसको आमतौर पे सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। ये अबंडेंट ज़्यादा है और इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अगर किसी की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता हो और उसको उसके हम आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू से कंपेयर करें, ये क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है कि किसी सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन है उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के वक्त सॉल्ट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन में चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम के वक्त उसमें जो पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है मोलर और नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है मोलर, उसका प्रोडक्ट KSP है। और अगर इक्विलिब्रियम से पहले किसी स्टेज पे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं, जैसे कॉन्स्टेंट होता था Q, हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड करें, वो KI कहलाता है, IP आयनिक प्रोडक्ट। इसे कंपेयर करें तो 3 ऑप्शन है। अगर ये इक्वल हैं दोनों तो इसका मतलब सेचुरेटेड सोल्यूशन है, अगर KSP ज़्यादा है तो इसका मतलब अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। आयनिक प्रोडक्ट अगर कम है तो इसका मतलब मजीद आइंस बन सकते हैं, तो अनसेचुरेटेड है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है इसका मतलब आइंस उससे ज़्यादा है जितने होने चाहिए, तो ये सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है। एक क्वेश्चन देखिए, FeCl3 है, ये इस तरह से आयनाइज हुआ है और अगर वो हमें कहते हैं इसकी KSP वैल्यू बताओ इस रिएक्शन की, तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हम ये करते हैं कि सॉल्युबिलिटी को S कंसिडर कर लेते हैं। तो समझिए कि FeCl3 की सॉल्युबिलिटी S है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन S होगी, S मोल्स है इसकी सॉल्युबिलिटी। तो जब S मोल इसके सॉल्युबिलिटी है, यानी वो मोल हैं जो प्रोडक्ट में चले जाएंगे, इनिशियल मोल नहीं है, सॉल्युबिलिटी है S मोल्स, वो मोल जो कि आयनाइज हो जाने हैं। तो जब इसके S मोल आयनाइज होंगे तो Fe+3 के भी S मोल बनेंगे और क्लोराइड के 3 S मोल बनेंगे। और KSP का फार्मूला ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन कंसंट्रेशन। तो Fe+3 और Cl नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और जो किसी के कोफिशिएंट है उसका एक्सपोनेंट बन जाता है। आयरन की मोल्स S हैं, क्लोराइड के 3 S हैं, उसका एक्सपोनेंट भी 3 है। सॉल्व करेंगे तो ये 27S4 बन जाएगा। हमने चैप्टर नंबर 8 बुक 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ लिया है। उसको अच्छी तरह से देखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करें और आपको दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।